अब मैंने कई बार जैसे रोड्स पे भी होता है ना कि रोड पे एक टेंट सा लगा होता है, वहाँ लिखा होता है बवासीर भगंदर, ऐसा कुछ लिखा होता है, इसका इलाज यहाँ पे किया जाता है। तंबू गाड़े वाले हैं, ये कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, कोई आयुर्वेद की डिग्री नहीं है, ये सिर्फ ठग हैं। जैसे कई लोगों को सुबह चाय पीने के बाद ही उनका पेट साफ होता है। चाय तो बिल्कुल ऐसी नामुराद चीज है जो कि पीनी ही नहीं चाहिए। चाइना का 80 साल का बुजुर्ग और मेरा देश का 18 साल का लड़का, स्किन टोन बिल्कुल तब मिलती है। हमारा 80 साल का तो गया कैसे गया, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब खाता है चाय, लेकिन क्या करता है, दूध वाली चाय नहीं पीता। भी कमजोर कर रही है। और जो भी देख रहा है, अन्य व्यूअर्स को भी मैं कहूंगा, इनसे बचो। आज का रोग ये रील है, और ये रील का रोग जो है ये बवासीर से भी बड़ा रोग है। जैसे इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट्स, इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। रिसर्च आर्टिकल देखो, जेट से कितनी पाइल्स के रोग बढ़ रहे हैं। फिशर करता है जेट, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा कई बार होता है। पानी के अंदर इतनी ताकत है। अगर आप रिसर्च करेंगे, वहां राजस्थान में मार्बल काटा जाता है ऐसे तीव्र जेटों से बना के, कि पानी की स्पीड इतनी तेज कर दी कि पत्थर कट जाता है। कि स्किन क्या चीज है, मुलायम सी चीज है, वो शोरा लग के उसका प्रेशर बना दिया, और कहाँ कब फिशर बन गया आपको पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हीलिंग माइक पॉडकास्ट के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पे हम बात करते हैं आयुर्वेद की और आज के समय में उसके महत्व की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे अक्सर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में बात करने से शर्माते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिसका इलाज, कई लोग सोचते हैं कि इसका तो क्या इलाज होगा, घर पे नुस्खे करते रहते हैं, लेकिन बाद में ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है फिर उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी, जो कि BAMS MD हैं, और ये एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू से ही आयुर्वेद में काम करता आया है, और ये अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के नाड़ी वैद्य हैं। सो वैद्य नवनीत जी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इवन इनके नाम पे बहुत सारी रिसर्चेस भी छपी हैं। तो प्लीज़ स्वागत कीजिए वैद्य नवनीत जी का। स्वागत है वैद्य जी आपका आज। जी नमस्कार मैडम। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, पर फिर भी आपने हमारी बात मानी और आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समागम, ऐसे वेबिनार, ऐसे पॉडकास्ट आदि में जाने का मेरा सौभाग्य बड़ा उचित रहता है। मैं आकर भी प्रसन्न होता हूँ कि कई बार इन वार्ताओं से, इन बातों से कोई सुनकर अपने रोग के विषय में जान लेता है, अपनी बीमारी को समझ लेता है, और जो अज्ञानता से उस रोग को बढ़ाने का काम कर रहा था। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को इग्नोर करते रहते हैं। भारत के जितने भी व्यक्ति हैं तेज मिर्च मसाला खाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को छोटा सा प्रारंभिक हुआ है, किसी को उग्र हो गया है। तो इन बातों से क्या पता वो प्रभावित होकर अपना इलाज करवाएं और उचित इलाज करवाएं। बिल्कुल। वैसे अगर मैं बात करूं वैद्य जी कि जो पाइल्स, फिशर या फिस्टुला है, आखिर क्या है, मतलब इन तीनों में क्या फर्क है, सेम है या अलग अलग होते हैं? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये तीनों जो रोग हैं हमारे गुदा मार्ग से, एनल रीजन से संबंधित रहते हैं। और अज्ञानता पूर्वक जो लोकल बंगाली, अफगानी या जिनका प्रसार बहुत है, वो आपको कुछ भी कह के आपका इलाज कर देते हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर बहुत भेद होता है। पाइल्स की मैं बात करूं, पाइल्स को हम हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में बवासीर कहते हैं। ये इंटरनल पाइल्स हो सकती है, एक्सटर्नल पाइल्स हो सकती है, ये आपकी हेमर्जिक हो सकती है, थ्रोम्बोज्ड हो सकती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रारूपों में, फर्स्ट ग्रेड हो सकती है, सेकंड ग्रेड हो सकती है, किस क्लोक पर है वो भी इसमें भेद आता है। तो उसके अनुसार इसकी चिकित्सा निर्धारित की जाती है। अब इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स की मैं सामान्य आपको बताता हूँ। इंटरनल पाइल्स का अगर कोई हेमोरॉइड स्वेलअप हो जाता है, मस्सा हो जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग होगी, अत्यधिक ब्लीडिंग होगी, लेकिन उसके अंदर दर्द की, कोई पेन की सेंसेशन होती ही नहीं। एक्सटर्नल पाइल्स में जबकि पेन सेंसेशन बहुत होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में जब कोई फिशर या कट लगता है तब बहुत तीव्र रुझा, पीड़ा, पेन से पेशेंट ग्रसित होता है। दूसरी बात आती है फिशर। फिशर एक कट लग जाना। जब भी आपको कोई ठोस कवज हो गई है, आपका मल कड़ा आ रहा है, उस कड़े मल के कारण आपका जो एनल मिकोजा है उस लेयर में कट लग जाता है।
आयुर्वेद की भाषा में इसको हम परिकर्तिका रोग कहते हैं। कर्तन के समान दर्द, काटने जैसा दर्द। व्यक्ति लेटरिंग करके आधा घंटा तक बेड पे उल्टा लेटा रहता है। कईयों को तो पूरा दिन तक दर्द से जूझना पड़ता है, और कोई ट्यूब लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई गोलियां खाता है, ऐसे इस रोग से वो परेशान रहता है। तीसरी बात आती है फिस्टुला। फिस्टुला एक नली नुमा स्ट्रक्चर हमारे गुदा मार्ग से अलग बन जाता है। जहां से आपका लेटरिंग पोटी आ रहा है उससे अलग एक ट्रैक बन जाना। वो सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है, वो डबल ओपनिंग भी हो सकता है, वो मल्टीपल ओपनिंग भी हो सकता है, और कई नामों से इसे जाना जा सकता है। अब फिस्टुला इतना बुरा रोग है, नामुराद रोग है। अब व्यक्ति इन तीनों को समझ नहीं पाते कि उसको बवासीर है, भगंदर है। वो कोई स्टोर से ट्यूब ले आता है, कोई क्रीम ले आता है, गोली ले आता है। वो सभी जो दवाइयाँ हैं, ट्यूब, क्रीम, गोली, वो रोग को दबाने का काम करती है, सिम्टम को दबाने का काम करती है। कोई गोली, कोई ट्यूब, कोई क्रीम किसी पाइल्स को, किसी फिशर को या फिस्टुला को एकदम से हील करने में कामयाब है ही नहीं। इवन मैं तो ट्यूब जो क्रीम है इसकी बड़ी निंदा, इसका खंडन करता हूँ। एक नोजल सा लगा आता है और उससे उसको अंदर प्रेशराइज करके डालना होता है। उस ट्यूब में होता क्या है, एक लिडनोकेन होता है, लोकल एनेस्थीसिया, संज्ञाहरण औषधि है, सुन कर देती। दूसरा उसमें मेंथा होता है। मेंथा क्या, जो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल वाला वो मेंथा, वो गुदा मार्ग को ठंडा कर देता है और सुन कर देता है। इलाज कुछ नहीं। और कई बार तो जो प्लास्टिक का नोजल गुदा मार्ग के अंदर डाल रहे हैं वो भी मत्स्य को भ्रष्ट करने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। तो यही भेद है इन रोगों के जो आप जानना चाहते थे, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। अगर किसी रोगी को ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसा कुछ संबंधित है, तो उन्हें पहले तो उचित चेकअप करवाना चाहिए। तीनों चारों के सिम्टम्स मिले जुले से रहते हैं। दर्द आ रहा है, पस आ रही है, कोई सेंसेशन, खुजली हो रही। कई बार तो सामान्य खुजली एक सिम्टम माना जा सकता है फिस्टुला का, भगंदर का भी। पर जैसे अब मैंने कई बार जैसे रोड्स पे भी होता है ना कि रोड पे एक टेंट सा लगा होता है, वहाँ लिखा होता है बवासीर भगंदर, ऐसा कुछ लिखा होता है, इसका इलाज यहाँ पे किया जाता है। या जो ऑपरेशन, जो मॉडर्न हमारी पैथी है उसमें ऑपरेशंस कराते हैं, तो वो कितने कामयाब है, वहाँ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? देखो, ये रोड पे या दीवारों पे बहुत प्रचार प्रसार होता है, एक टीके में जड़ से खत्म। ये जो थेरेपी थी इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। 1995 में इस थेरेपी को बैन कर दिया गया था। ये इतनी हानिकारक थी, इसके अंदर एक एसिड कुछ ऑयल्स मिला के और मत्स्य के नीचे डाला जाता था कि वो लाइगेशन हो जाए, उसका ब्लड सप्लाई रूट। लेकिन कई केसेस ऐसे बिगड़े जो हेमोरॉइड ठीक हो जाना था सामान्य से क्षार सूत्र के प्रोसेस से, उस हेमोरॉइड के ट्रीटमेंट के चक्कर में उन्होंने भगंदर बना दी। तो वो थेरेपी बिल्कुल बैन। और जो तंबू गाड़े वाले हैं, ये कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, कोई आयुर्वेद की डिग्री नहीं है, ये सिर्फ ठग हैं, प्रचार हैं। कोई भी आपका बिना डिग्री होल्डर ट्रीटमेंट कर रहा है, वो तो सरकार द्वारा भी निर्धारित किया गया है। ऐसे व्यक्ति से आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना, कोई चिकित्सा नहीं लेना। और दूसरी बात करते हैं आप किसी विशेष चिकित्सा पद्धति की। देखो, विशेष चिकित्सा पद्धति में कोई विशेष ट्रीटमेंट है वो अलग बात है, लेकिन जो कट करके निकाल दिया उसमें डर क्या रहता है कि हमारे गुदा मार्ग के अंदर 2 स्पिंटर होते हैं। स्पिंटर एक प्रकार का आप छल्ला लगा लो। अब गुदा मार्ग से लेटरिंग निकाल रहे तो बंद लगाना, वो बंद स्पिंटर से लगा। अब मत्स्य को विशेष स्थान पे, अगर आप उस विशेष स्थान के मत्स्य को काटते समय आपका स्पिंटर मसल कट जाए तो कई व्यक्तियों में मैंने ऐसा देखा है कि मल रुक भी नहीं पाता, कॉम्प्लिकेशंस, खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ऑपरेशन के बाद और ज्यादा साइड इफेक्ट्स आने का खतरा ज्यादा बना रहता है। और हम बात करते हैं क्षार सूत्र विधि से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे रिसर्च आर्टिकल प्रमाणित करते हैं। मेरे रिसर्च आर्टिकल नहीं है, हमारे संस्थान के नहीं है, ये सरकार द्वारा पब्लिश है, एम्स आदि द्वारा पब्लिश है। क्षार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट किया गया पाइल्स और फिस्टुला का ट्रीटमेंट रीअकरेंस ना के बराबर होगा। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्षार सूत्र एग्जैक्टली है क्या? क्षार सूत्र मैडम एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, औषधीय धागा होता है, जो कि अपामार्ग क्षार से, सुनाही क्षीर से, हल्दी से और विशेष औषधियों से हमारे वैद्यों की टीम तैयार करती है। अब क्षार सूत्र का भी नाम लेके कोई बंगाली, कोई अफगानी, कोई पाइल्स क्लिनिक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे नाम प्रचार ऐड चलाते हैं और कहते हैं क्षार सूत्र। उनको क्षार सूत्र का पता ही नहीं है, देखा भी नहीं है मूर्खों ने, और नाम लेके और कुछ भी धागा बांध देते हैं और फिर केस को खराब कर देते हैं। ऐसे केस आते हैं मेरे पास। तो मतलब उसमें फिर इलाज कैसे होता है? उस धागे से, धागे को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जो आपका मस्सा होता है उसको विशेष यंत्रों से
हम पकड़ के और नीचे गांठ बांध देते हैं, उसका लाइगेशन कर देते हैं। जो क्षार सूत्र का थ्रेड है उस मस्से को वहां से साफ कर देता है। और भगंदर के अंदर तो जो गला सड़ा मांस है, पस बनी है, उसको ड्रेन करके उसके अंदर क्षार सूत्र थ्रेड डाला जाता है। कई बार वो थ्रेड चेंज भी करना पड़ता है। इसके अंदर इतनी एंटीबायोटिक, इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे इन्फेक्शन को खत्म करता है। मवाद पस जहां बन रहा है, एग्जैक्ट जो रीजन है उसकी भी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। मतलब कितने % चांसेस रहते हैं इसके, मतलब क्षार सूत्र के बाद क्या दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं? क्षार सूत्र के बाद अगर फिस्टुला की ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, 99% रीअकरेंस का चांस नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। पर अगर ये तो इलाज आपने बहुत, इसके अलावा जिनको मस्से नहीं है या फिस्टुला अभी तक नहीं बना है, एक ब्लीडिंग पाइल है, अगर ऐसा कुछ है उसका क्या ट्रीटमेंट है मतलब आयुर्वेद में? अगर ब्लीडिंग पाइल से देखो, सबसे पहले अगर कोई मस्सा नहीं है, सिर्फ ब्लीड्स। अब ब्लीड्स होता क्यों है? अब नाक से नक्सीर आ जाती, गर्मी में बच्चा बाहर गया, पित्त वर्धक आहार विहार किया, गर्मी बढ़ गई, नसें फट गई, बीपी बढ़ा हुआ, तो उसके निदान को ठीक करना है। उसका कारण क्या था? बीपी बढ़ा तो बीपी पे कार्य करना है, पित्त बढ़ा था तो पित्त पे कार्य करना है। और सामान्य गर्मी को शांत करने के लिए आप गूंद गतीरे का प्रयोग कर सकते हो, चिया सीड्स का प्रयोग, भिगो के इनका प्रयोग कर सकते हो। शीतल नारियल की जो लस्सी बनती है वो भी शीतलता है। तरबूज, खरबूज, जो आज के समय सस्ते फल आते हैं, मतलब कि सीजनल फल, सस्ते का मतलब सीजनल, जो सीजन में फल आ रहा है वो थोड़ा रेट में कम होता है, वैसे फलों का प्रयोग करो। वो फल आपके शरीर को हाइड्रेट करेंगे। तरबूज आपको हाइड्रेट करता है, तो उन चीजों से आपका पित्त शमन हो जाता है, ब्लीडिंग आदि की समस्या शांत होती है। और आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी औषधियां भी बताई गई हैं, जो औषधियां आप नित्य प्रयोग करके सामान्य जो ब्लीडिंग पाइल है, मस्सा नहीं बना है, तब के लिए उससे ठीक किया जा सकता है। और विशेष अगर इमरजेंसी कोई कंडीशन आती है, कोई औषधि नहीं है, तो गुनगुने पानी में आप हल्का नमक डाल के भी सिकाई कर सकते हैं। नहीं तो औषधियां सफ्टिका भस्म और टंकण भस्म, ये आयुर्वेदिक किसी भी अच्छी औषधि की कंपनी से आप ले सकते हैं। एक एक चम्मच डाल दें और उससे दिन में 2 बार सिकाई करनी। एक तो ये सिर से बात करना है, और दूसरा एक जात्यादि तेल और काशी शादी तेल आता है, इसका स्टेरिलाइज्ड कॉटन स्वैब बना लीजिए और उसको गुदा मार्ग के अंदर रखिए। इन्फ्लामेशन को भी ठीक करेगा और जहां जो इन्फेक्शन हुआ उसको भी ठीक करेगा। ये दोनों तेल का मतलब ये नहीं है कि ये विशेष उसी स्थान के लिए, किसी को चोट भी लगी है तो इसकी पट्टी भी बांध सकते हो। अब इतना हीलिंग प्रॉपर्टी है इनके अंदर। पर जैसे ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, पर जैसे अगर ये पाइल्स, फिशर फिस्टुला, ये होती क्यों है? कारण क्या है इसका? कारण आपका आहार और विहार होता है। आहार मतलब गलत सलत आप खाते हो, वो एक कारण बनता है। विहार, अब विहार जैसे आप दिन रात सो रहे हो, बैठ रहे हो, ये विहार होता है। अब खान पान में आप गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन खा रहे हो, कब्जी हो गई। सब पाइल्स, फिशर फिस्टुला के पीछे एक नामुराद कारण कब्ज का भी होता है। अब कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिनको कब्ज है ही नहीं, उनको पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड रिफ्लेक्स बाहर गले से आता, तो यहाँ गले में भी खरखर हो जाता है, खांसी हो। जब इतना तेजाब जब गले को बंद कर रहा है, तो वो जाके गुदा मार्ग जो एनल मिकोजा है वहां की लेयर्स को भी कमजोर करता है, तब ये रोग हो सकता है। मतलब खाना और विहार है। विहार में आप आज के समय, मेरे भाई जो ड्राइवर भाई हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, गुदा मार्ग पे पसीना आता है, गर्मी आती है, विशेष प्रकार की मसल्स को राहत नहीं मिल पाती। और गर्म बाइक, कोई बाइक 5 मिनट आज के समय बाहर बाइक खड़ी कर दे, तब जाती कोयले के समय, तो वो भी एक कारण बन रहा है। कारण तो आज के समय असंख्य है। खाने में मैं कहता हूँ केला, आम, पपीता, चीकू, फल का भी मैं एक कारण मान लेता हूँ। कई जो कार्बाइड राइपेंड फ्रूट है, मसाले से पकते हैं, जो 10 दिन में पकना था 2 घंटे में पका, मिलीग्राम, तो वो गैस उसके माध्यम से हमारे अंदर जाएगी। अंदर क्या करेगी? अंदर भी उष्णता बढ़ाएगी, पित्त को बढ़ाएगी और उससे बवासीर हो जाएगी। तो फिर इससे कैसे बचें? कैसे पता चलेगा कौन सा किसी केमिकल से पकाया हुआ है? तो मतलब कैसे बचे? हमें तो कोई प्रमाणिकता नहीं है कि आप केमिकल से फल को जांच। केरला वाले क्या करते हैं? कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं। आप भी बना लो। पका हुआ खाना जरूरी है क्या? न्यूट्रिशन कच्चे केले की सब्जी बनती, कच्चे पपीते की सब्जी बनती। यकृत विकारों में मैं बहुत सारे रोगियों को कहता हूँ कि आप कच्चे पपीते की सब्जी खाओ, बहुत अद्भुत रिजल्ट मिलता है।
पाइल्स में भी और या बाकी किसी भी बीमारियों में भी? जी, पाइल्स के रोगी में मैं केले की सब्जी रिकमेंड नहीं करता, वो ओके। सूखी होती है। हाँ। पाइल्स के रोगियों को ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो तरल है, लिक्विड हाँ। है। और ज्यादातर मैं इनको कहता हूँ अम्लीय आहार लो, अम्लीय आहार जिसमें प्रोबायोटिक है, ओके। फर्मेंटेटेड फूड। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन से अम्बली खा सकते हैं। अम्बली। अब उस राजस्थान के अंदर राब बनाई जाती है, वो ले सकते हैं। बहुत सारे जो साउथ इंडियन डिशेज हैं वो मोस्ट ऑफ फर्मेंटेटेड ही बनती हैं, जैसे इडली डोसा वगैरह हाँ ये जी, सब हाँ खा जी। सकते हैं। ये खा सकते हैं। डोसा वो वाला नहीं जो तेल वेल मसाला डाल के हाँ। खाना, ऐसा नहीं। सिंपल सोबर जो खाना होता है, इडली ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और कई फर्मेंटेटेड राइस से भी बनाई जाती हैं कि राइस को आप रख दीजिए रात को, उसके अंदर 4 से 5 चम्मच दही के डाल के थोड़ा जल डाल दीजिए, सुबह उसमें डायरेक्ट छोंक नहीं लगाना है, छोंक अलग तैयार करके फिर उसमें वो राइस और कर्ड ऐड कर दीजिए। तो ये गर्मी में भी खा सकते हैं? ये गर्मी के लिए ही तो गर्मी भोजन में ही खाना ये पित्त को शमन भी करता है। मैं उड़ीसा जाता हूँ या मैं आसाम जाता हूँ तो वहाँ ये डिश बनाई जाती है, गर्मी को शांत करती है। पर जैसे मैंने सुना है कि बासी चावल नहीं खाने होते, वो खराब करते हैं। अगर मैं रात को चावल रख के सुबह खाऊंगी तो खराब नहीं करेगा? प्रोसेस जो किया है बासी चावल का मतलब, मैं कह रहा हूँ मैंने फ्रिज में थोड़ी रखा है, ये मैंने बाहर रखा है, मिट्टी के पात्र में रखा है, इसके अंदर दही ऐड किया है। ये एक प्रोसेस्ड फूड है गर्मी को शांत करने के लिए। अब मैं दूसरी जो मैं बात करता हूँ, ऐसा आहार जो आप घरेलू तरीके पे बना सकते हैं। और हम गेहूं को भी मना करते हैं, गेहूं आज के समय प्रोसेस्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो चीजें आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज को शूट करते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होता है गेहूं, सुपाच्य है। अब हम ऐसी कंडीशन में दूसरे आहार मिलेट्स वगैरह, मिलेट्स थोड़ा भारी है, बवासीर में हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करवाते, उसको फर्मेंटेट करवा के करवाते हैं। ओके। तो कौन से मिलेट्स ले सकते हैं, मतलब कोई स्पेशल? कंगनी, सावा, कोदो, जवार, ये आप ले सकते हैं। ओके। तो इनको बनाने से पहले मतलब कैसे बनाना है? इनको भी फर्मेंट करना है? इनको बनाने के लिए प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। 5 से 6 घंटे इनको भिगोना होता है, फिर इसको सुखाना होता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा, या इसके आटे को बनाकर आप उसको फिर कुछ समय तक फर्मेंट करने के लिए रख सकते हैं। तो जैसे आप इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, वही इनके लिए भी सामान्य प्रोसेस हम बताते हैं। ओके। जो ये बवासीर या जो फिशर फिस्टुला है, मतलब आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी आते हैं, किसका रेशो सबसे ज्यादा होता है? बुजुर्गों का, बच्चों का, मेल्स का या फीमेल्स का? महिलाओं में भी होता है ये? महिलाओं में ये रेशियो तो देखो आपको प्रमाणित डाटा से मिलता है, लेकिन प्रमाणित डाटा हमारे देश की माताएं बहनें बताती नहीं है दर्शक। लेकिन हमारे देश का मैं बात करूं, हमारे देश में खाना पीना अच्छा है, जूस आदि है, फल आदि है, सब चीजों का भरपूर है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, सब में एचबी की कमी है, हीमोग्लोबिन कम। गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद, इस रोग से कोई न कोई स्त्री एकाध ही बचती है, नहीं तो 90% स्त्रियों को ये हो जाता है। मतलब पाइल्स हो जाता है? हो जाता है। ओके। और वो शर्माती हैं, बताती नहीं है कि मुझे पाइल्स है, और ये रक्त प्रवाह गिरता रहता है और एचबी कभी उनका बढ़ता नहीं। और बहुत सारी लेडीज में तो मैंने ऐसा देखा है कि उनको अनीमिया का ट्रीटमेंट चल रहा है और कारण जो बवासीर है उसका कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। आयरन की गोली खाई जा रही है कि जी मेरा एचबी कम है, और वो कम क्यों हो रहा है उसकी तो देख ले, बात कर ले। तो उनके लिए मतलब क्या है, जैसे किसी का ब्लड कम है तो उनको क्या खाना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में आना चाहिए? देखो, ब्लड कम एक अलग बात है। ब्लड कम के लिए हम रेड जूस रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां, लोह आसव है, शिलाजीत है, जो हम रोगी की अवस्था के अनुसार बताते हैं। अगर कारण उसका ब्लीडिंग पाइल्स है तो उस पाइल्स के ट्रीटमेंट 4 सूत्र से करवाया जाता है। देन उसको प्रॉपर एक डाइट रिकमेंड की जाती है। किसी को भी कोई भी समस्या है तो हम उन्हें कहते हैं, अब कोई रोगी है तो आप क्या मटन चिकन लेके जाते हो हॉस्पिटल में, या कोई पनीर बना के लेके? फल फ्रूट जूस, तो वही ट्रीटमेंट है सभी रोगों के आहार में। अगर आप फल फ्रूट, और वो भी नॉर्मल सामान्य, कोई कार्बाइड राइपेंड ना हो, कोई प्रोसेस्ड ना हो। जैसे वैद्य जी आपने बताया कि कब्ज भी इसका एक मतलब एक कारण है कि कब्ज अगर लंबे समय तक चल रहा है तो भी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो सकता है। तो कब्ज क्यों हो रहा है आजकल लोगों को? कब्ज मैडम खान पान की वजह से हो रहा है। अपक्व आहार रस आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। पानी कम पी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। आपकी डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल खराब, उसकी वजह से कब्ज हो रहा है। हमारा जो कोष्ठ है उसके अकॉर्डिंग हमें आहार करना चाहिए। मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, करूर कोष्ठ है। अब मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति वो होता है जो गुनगुना पानी पिया, पेट साफ,
मध्यम कोष्ठ वाला कि भाई उष्ण दूध है, उसके अंदर कोई चीनी शहद डाला, वो पिया, पेट साफ। क्रूर कोष्ठी वाला व्यक्ति वो है जो कि इच्छा विधि रस की गोली भी खा ले, एक विरेचन जमाल घोटा भी खा ले, तब जाके उसका पेट हल्का साफ होता है। तो कोष्ठ के अनुसार आहार निर्धारित किया जाता है। अब तो ये कोष्ठ कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा कोष्ठ है? आपकी डाइजेस्टिव हैबिट, मैंने बेसिक बता दिया कि आपका पेट कैसे साफ होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये डिस्टरबेंस, जैसे कई लोगों को सुबह चाय पीने के बाद ही उनका पेट साफ होता है। चाय तो बिल्कुल ऐसी नामुराद चीज है जो कि पीनी ही नहीं चाहिए। अब चाय की आपने बात कर दी, चाय ऐसे नहीं पी जाती। चाय आई कहाँ से? चाय आई है चाइना से। चाइना का 80 साल का बुजुर्ग और मेरा देश का 18 साल का लड़का, स्किन टोन बिल्कुल तब मिलती है। हमारा 80 साल का तो गया, कैसे गया? गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब खाता है चाइना, लेकिन क्या करता है? दूध वाली चाय नहीं पीता। मैं गया चाइना, चाइना में उन्होंने क्या सर्व किया? वो ग्रीन टी उबाल के लाते हैं, सूखी पत्तियां। हम ग्रीन टी क्या करेंगे? टी बैग आएगा, उसमें हमने माइक्रो प्लास्टिक भी डाल दिया। अब ग्रीन टी की पत्ती पी लो 2 लीटर आप दिन में, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता। या औषधीय अर्जुन की छाल की या भिन्न भिन्न मिश्रणों की चाय बनाई जाती है, वो आप ले सकते हो। पर इंडिया में चाय तो सबसे ज्यादा फेमस है। चाय के बिना तो लोगों की सुबह ही नहीं होती। कई लोग बेड टी पीते हैं, कई लोग बोलते हैं अगर चाय ना पियो हमारा सिर दर्द होता है। फिर कौन सा स्वस्थ है इंडिया? सभी तो रोगी ये भी है। किसी को गैस है, किसी को ब्लोटिंग है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को कब्ज है। दिन का प्रारंभ ही आप नामुराद चीजों से करोगे, बुरी चीजों से करोगे, तो क्या उससे आपको शरीर में लाभ मिलेगा? मैंने क्या कहा? ग्रीन टी आप पी सकते हो, दिन में 2 लीटर पी लो, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट देगी, कैंसर से लड़ने के लिए आपके शरीर में ताकत देगी। ये काली चाय देती क्या? कुछ नहीं देती। डेयरी प्रोडक्ट और साथ में चाय, जब इसका कॉम्बिनेशन मिश्रण बनता है तो आप केमिकल रिएक्शन के बाद देख लो, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बन रहे हैं जो कि आपके लिवर किडनी के लिए हानिकारक है। तो जो लोग, अब जिनको लगता है कि अगर चाय नहीं पियेंगे तो सिर दर्द होगा, उनके लिए वो कैसे छोड़े? चाय एक चाय तो एडिक्शन है अगर मैं बोलूं। मैडम चाय 2 तरीकों से पीता है। एक स्वाद के लिए पी रहा है, उसकी नहीं छूटेगी। जो स्वाद के लिए पी रहा है उसकी नहीं। जो नशे के लिए पी रही है, जो औरतें नशे के लिए चाय पीती हैं, भाई पीती हो तो तंदुरुस्ती आ जाती। वो ग्रीन टी पी लो, उसमें भी तो आपका निकोटीन, कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट जो जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। और इससे नहीं लेना तो ब्लैक कॉफी पी लो आप। ब्लैक कॉफी में भी आपको कैफीन मिल रहा है। आपको कॉफी हार्मफुल नहीं है? कॉफी एक नियमित मात्रा में अगर आप लेते हैं, उचित गुणी क्वालिटी की आप लेते हैं, तो आप लीवर विकारों के लिए वो अच्छी रहती है। मतलब बिना दूध की ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं। लेकिन वो भी मैं निहार मुंह नहीं कह रहा हूँ, खाली पेट नहीं कह रहा हूँ। खाली पेट अगर आपको लेना है तो जल लीजिए, पानी लीजिए, सबसे उचित तो वही है। मतलब सुबह उठ के सबसे पहले सिर्फ पानी पीना है? जी हाँ। उसके बाद फिर चाय तो बिल्कुल भी नहीं। अगर चाय पीनी हो तो क्या उसका कुछ है अल्टरनेट की चाय में हम कुछ ऐसी चीज कुछ डाल दे कि चाय थोड़ी कम नुकसानदायक हो जाए उन लोगों के लिए? जैसे अब चाय मैं भी पीती हूँ तो मैं छोड़ना नहीं चाहती चाय। चाय के लिए मैंने एक ही कहा है, मैं चाय अब सभी रोगियों की बंद करता हूँ। चाय अगर आपको पीनी है तो चाय आप बिना दूध की ही पीजिए। आप दूध वाली चाय पिएंगे, आपको आज रोग नहीं हुआ है तो भविष्य में कोई हो जाएगा, क्योंकि आज का बद परहेज किया वो भविष्य में 5 साल बाद आपको कोई रोग दे दे, 10 साल बाद आपको कोई रोग दे दे। रोग ऐसे ही नहीं बनता। रोग हमारे बचपन से किए गए कर्म का तात्पर्य भोजन भी है, कर्म का तात्पर्य हमारा विहार भी है, वो ऐसे बनता है। कोई ऐसा प्रमाणित हमारे पास ऐसा जड़ी बूटी या जादू नहीं है कि चाय में 2 बूंद डाल दूं और उसका नुकसान कम हो जाएगा। और कोई कह रहा है तो मूर्ख बना रहा है आपको। कोई ये पहाड़ों की चाय, ये ऐड, वो कुछ नहीं है। कोई हीरोइन तक नहीं पीती उस चाय को, जो ऐड दिखाती है ना, वो सिर्फ ड्रामा करती है, कोई नहीं पीती चाय। जैसे मैंने अब इंस्टाग्राम की रील्स आजकल बड़ी फेमस है, तो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स पे एक बार ही देखा था कि अगर आप चाय में इलायची, लौंग, अदरक ये सब डाल दो उसके नुकसान कम हो जाएंगे। अब मैं पीती हूँ, दिन में 2 कप भी पीती हूँ, पर उसमें ये सब डाल देती हूँ तो ये सोच के कि इसका नुकसान नहीं होगा। मैडम मैंने एक रील देखी थी, वो ना एक पैग बना रहा है, उसमें दाल चीनी डाल दी, उसमें इलायची डाल दी, गर्म पानी डाल दिया, क्या वो अच्छी हो जाएगी? नहीं, वो तो बहुत देखो ये मूर्खता की बातें हैं, ये अप्रामाणिकता बातें हैं। कोई रिसर्च आर्टिकल प्रमाणित है कि आपने 50 आदमियों को ये उबाल के चाय दी और उससे उसकी ब्लोटिंग ठीक हो गई, तब तो मैं मानूं। नहीं तो ऐसे रीलों पे, एडों पे और इन पे नहीं जाए। ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने का या अपने लाइक्स लेने का काम करते हैं और आपके मन को प्रभावित करने का काम करते हैं। और जो ये रील्स आप देखते हैं, ये बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। मैं इसका भी खंडन करता हूँ। इससे भी बहुत रोगी आज के समय बढ़ रहे हैं। अब एक समय तो रील में आपने कोई अच्छी चीज देख ली, कोई प्रेम देख ली, उसके बाद में एक मर्डर देख दिया, उसके बाद में कोई लड़ाई।
तो हमारा बुद्धि का, माइंड का जो सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम, वो डिस्टर्ब कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। रील्स से अच्छा तो आप वीडियो देखो, मूवीज देखो, सीरीज देखो, या फिर वैसे तो आपको पठन पाठन में कोई ग्रंथ आदि पढ़ना चाहिए, कोई रामायण आदि देखनी चाहिए, लेकिन आपका वैभव है, आपकी इच्छा है, वो आप स्वभाव से देखिए, लेकिन रील्स मत देखिए। रील्स आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, आपको भी डिस्टर्ब कर रही है, आपका सोचने की शक्ति को भी कमजोर कर रही है। और जो भी देख रहा है, अन्य व्यूअर्स को भी मैं कहूंगा, इनसे बचो। आज का रोग ये रील है, और ये रील का रोग जो है, ये बवासीर से भी बड़ा रोग है। क्योंकि लोगों को आजकल लोगों में, मुझे एडिक्टेड नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में जैसे देख लिया, पर लोग एडिक्टेड हो चुके हैं रील्स के। मैडम ऐसे एडिक्टेड हो गए हैं, नीचे टट्टी नहीं निकल रही, ऊपर पूरा 1 घंटा उसने रील से लगा ली। ऐसे बदतमीज है, खाना खाते समय भी रील्स है, लेटरिन करते समय भी रील्स है। मूर्खता इतनी हो गई, 1-1 घंटा बैठे रहते, फ्लश चलाते रहते हैं जी, आनंद आ रहा है, फिर रील्स देख रहे हैं। भूल गया कि मैंने फ्लश ने स्किन भी ब्रस्ट कर दी वहां से। ये फ्लश से भी कई बार प्रेशर से समस्या बन जाती है। जैसे इंडियन टॉयलेट में, अगला मेरा क्वेश्चन यही था, जैसे इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट्स, इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इंडियन टॉयलेट में इतना फायदा होता था कि हमारी मसल्स अच्छे से कंप्रेस हो रही थी, और वहाँ हम बैठ के जब मल त्याग करते थे तो पूर्ण सिस्टम हमारा, जो स्टमक, इंटेस्टाइन, वो पूरा प्रेशर से, एक बंद से जो गैस है वो भी पास हो गई, जो मल था वो भी पास हो गया, वो सारा सिस्टम। अब यहाँ कोई प्रेशर नहीं, आराम से बैठे हैं, पीछे जेट लगा, जेट भी इतना प्रेशराइज है, वो इतना समस्या कर सकता है। रिसर्च आर्टिकल देखो, जेट से कितनी पाइल्स के रोग बढ़ रहे हैं। फिशर करता है जेट, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा कई बार होता है। कई बार तो मैडम वो शोरा जम जाता है इस प्रेशर उसके अंदर, और वो ऐसा इतना तेज प्रेशर से लगता है, स्किन को ब्रस्ट कर देता है। पानी के अंदर इतनी ताकत है, अगर आप रिसर्च करेंगे, वहां राजस्थान में मार्बल काटा जाता है ऐसे तीव्र जेटों से बना के, कि पानी की स्पीड इतनी तेज कर दी कि पत्थर कट जाता है। आपकी स्किन क्या चीज है, मुलायम सी चीज है, वो शोरा लग के उसका प्रेशर बना दिया, और कहाँ कब फिशर बन गया आपको पता नहीं चलेगा। पर अब जैसे अब घरों में, अब अगर आप कहीं भी अब रहने जाओ, अब तो मेनली वही लगे होते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स ही लगे होते हैं, तब क्या इलाज है इसका फिर? इसका इलाज तो क्या है, उसको तोड़ के उसका आप इंडियन शीट बना लो, या फिर वो दूसरा एक सिस्टम आया हुआ है कि आप उसके नीचे को प्लास्टिक का मुद्दा रख लीजिए, आपके घुटने मुड़े, ओके, मतलब पीढ़ी लगा ले आगे। और जेट से बचें, जेट का कोई इलाज नहीं है, जेट से नहीं वॉश करना है। जी जी। तो वैद्य जी, जिन लोगों ने ऑलरेडी, अब काफ़ी लोगों ने जो है इसका ऑलरेडी ऑपरेशन करवा ही लिया है, तो जिन लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया पाइल्स का, उनके लिए आपका क्या कहना है? मतलब वो क्या करें अब? देखो, अगर ठीक है तो अपना परहेज करो, अच्छे से जीवन। अगर ठीक नहीं है, गलत सेंटर से आपने ट्रीटमेंट कराया, किसी ऐसे सेंटर से कराया जिसका प्रचार था, लेकिन उसको पता ही नहीं था, ज्ञान नहीं था, स्टडी नहीं था, एजुकेशन नहीं था, सैनिटाइजेशन नहीं था आपका, जहाँ जिस सेंटर में ये परफॉर्म हुआ वहाँ फ्यूमिगेशन नहीं था, वहाँ अनहाइजेनिक तरीके से इंस्ट्रूमेंट रखे जा रहे थे, और वो केस आपका बिगाड़ दिया। 2-4 दिन, 10 दिन, 1 साल आपने एंटीबायोटिक खा के निकाल, फिर वो केस रीकरेंस हो गया, फिर दोबारा ट्रीटमेंट, फिर दोबारा। तो ऐसे कई बार केस बिगड़ के कैंसर का रूप ले लेता है। कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के हमारे पास 30-40 की एज में भगंदर बन गया, भगंदर से वो रीअकरेंस भगंदर बन गया, रीअकरेंस से फिर वो कैंसरस हो गया। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन की व्यक्ति ना किसी को दिखाने का है, ना बताने का है, और प्रतिदिन उस अंग का प्रयोग करना होता है, मल निष्कासन करना ही है, तो व्यक्ति जीवन से अच्छा मरण को मानने लग जाता है। तो वहाँ का ट्रीटमेंट भी संभव नहीं हो पाता है। तो गलत संस्थान से इसके ट्रीटमेंट ना करवाएं। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो किसी उचित गुणी ज्ञानी डॉक्टर से, वैद्य से, जिसने इस चीज़ के विषय में अध्ययन किया है और एक्सपीरियंस है, तो उनसे सलाह लेकर चेकअप करा के अपना इलाज शारसूत्र विधि से प्रारंभ कीजिए। अब जैसे जिन लोगों का जैसे सिटिंग जॉब, आपने बोला कि ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा होता है, IT पर्सन को, जिनकी जॉब सारा दिन बैठने की है, अब वो खाना पीना तो चलो ठीक कर लेंगे, इसके अलावा और कैसे बचे फिर पाइल से? सिटिंग इज मोर इंजीरियस देन स्मोकिंग, ये मैं बात कहता हूँ अक्सर। पर अब उनकी तो जॉब ही सिटिंग है। बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। अब मूवमेंट रखिए ना, बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हो। भोजन के बाद 10 मिनट राउंड कर सकते हो, आधे घंटे में 2 सेकंड बॉस मना तो नहीं करेगा, मैं खड़ा होके मैंने स्ट्रेचिंग कर लिया, ये भी कर सकते हो। तो देखो, आपको फेवरेबल बनना पड़ेगा, आलस्य
स कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, आलसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। मतलब अपनी आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी, धन नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, मित्र नहीं होगा आपके पास, और मित्र नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। सब चीजें कोरिलेट करती हैं। अगर आप आलसी हैं, आपने धन भी कमा लिया, वो भी व्यर्थ, वो चला जाएगा। और सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य का धन है। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तभी आप विद्या पा सकते हैं, धन पा सकते हैं। अगर रोगी हैं तो आपके पास ना विद्या रहेगी, ना मित्र रहेगा, ना धन रहेगा। और बवासीर जैसा रोग आपके जीवन में ना आए तो इसके लिए सर्वप्रथम आप भोजन को सुधारें, अपने जीवन में योगासन जरूर करें। पूरा दिन बैठे हो, सुबह तो समय है आपके पास, योगा कर लीजिए। और पूरे शरीर के संस्थानों में आप डिस्टरबेंस करते हो, सुबह कोलगेट कर रहे हो, बैक्टीरिया को मारने का काम, साबुन लगा रहे हो, बैक्टीरिया को मारने का काम। शरीर के जितने बैक्टीरिया मारते हो मतलब रोग बढ़ा रहे हो। पूरा दिन एसी में है, रात को एसी में पसीने की बूंद नहीं निकल रही, तो ये पोर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ से जो मल निकलना था वो भी बाधित हो जाता है। जिम जाओ, जिम में मैं ये नहीं कर रहा आपको हैवी वो कुछ करना है, वेट उठाना है। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिम में आजकल, हल्का फुल्का वो रस्सा करते हैं, डांस करते हैं। कुछ भी ऐसा कीजिए जो मूवमेंट लाए। आप जीवन में ऐसी चीजें अपना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। मैं नहीं कहूंगा कि आप कसी लेकर खेत में चले जाओ, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। जो आज के अकॉर्डिंग संभवता से आप कर सकते हैं वो आप अपना सकते हैं। एक आपने कोलगेट की बात की, सुबह उठते ही हम लोग टूथब्रश करते हैं, तो मतलब कोलगेट तो फिर दांतों की सफाई, कोलगेट दांतों की सफाई करने के लिए तो है, लेकिन दांतों के साथ साथ वो जितने बैक्टीरिया को आपके मार रहा है, आपके माइक्रोबायोम को मार रहा है, वो हानिकारक है। तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है? फिर उसका अल्टरनेट क्या है? मंजन कीजिए आप। हल्दी और नमक को लेके पेस्ट बना के अच्छे से मल लो, दांत भी मजबूत होगा, आपका मसूड़ा भी मजबूत होगा। पायरिया तक की समस्या को आपकी हल्दी, नमक और सरसों का तेल का पेस्ट समाप्त कर देता है। और नहीं मंजन बनाना है, बहुत सारी औषधियों से, आंजू फल से बनता है, दंदासे का मंजन बनता है, होठों को भी लाल करता है। जो बीड़ी सिगरेट गुटखा पी के होठ काले कर लिए ना, दंदासा मसलो बिल्कुल लाल हो जाते। नहीं तो पान की पत्ती को सुखा लो और उसको आप फिर जला लो, उसकी राख के अंदर सेंधा नमक मिलाओ, हल्दी मिलाओ और इस पेस्ट से मंजन करो। ये भी आपके दांतों के लिए अच्छा है। अब कहते हैं ये तो राख होगी, कार्बन पार्टिकल, राख से हम बर्तन मांजते। अब आप चाइना लेके आया है, यूएसए लेके आया है, ये चारकोल मंजन है। हाँ, चारकोल सुना है मैंने। ये मूर्ख बनाते हैं, पहले तो हमारी चीजों को, हमारी पद्धति का खंडन करते हैं, फिर घूम घुमा के उसी को लेके आ जाते हैं। मैं कोलगेट किसी कंपनी विशेष की निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन जो भी केमिकल वाला आप मुंह पे लगा रहे हो, अंदर लगा रहे हो या बाहर लगा रहे हो, आपके लिए रोगकारक है, आपको बीमार करेगा। फिर साबुन का अल्टरनेट क्या है? साबुन के बिना नहाएंगे कैसे? दूध से नहा लो, मुल्तानी से नहा लो। दूध इतना महंगा है। थोड़ा सा दूध लेना हो। हाँ। अगर दूध महंगा है तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में प्रमाणित किया गया है कि आप मूंग मसूर की दाल से नहा सकते हो। मूंग मसूर की दाल, उसका पेस्ट बना के उपटन लगाया जाता है। अब स्त्रियों को हल्दी पे क्या लगाते हो, क्यों लगाते हो? हाँ, हल्दी लगाते। क्या कारण है उसका? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करोगे तो मैं तो त्रिफले से भी नहला देता हूँ, अलग शरीर की प्रकृति के अनुसार औषधियां बता देता हूँ। और महंगा नहीं है, कुछ सस्ता आइटम आता है। और दूध तो बहुत सस्ता ही है। अब दूध के प्रचार लिखा है जी, दूध डला है इसमें कोई विशेष कंपनी के साबुन, उतना कुछ नहीं, केमिकल ही होता है। तो मतलब साबुन छोड़ के आपको नेचुरल चीजों से नहाना चाहिए। जी हाँ। इसके अलावा जैसे आजकल लोगों के जैसे बाल झड़ रहे हैं, या फिर ये भी इसका कारण है कि एक तो खाना पीना, और आजकल लोगों के वैसे बाल नहीं है जैसे पहले होते थे। बालों की समस्या के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो बालों की समस्या है, बालों का जो प्रारूप है, ये आयुर्वेद कहता है कि अस्थि महाभूत के मल है। केश और नाखूनों की समस्या और बालों की समस्या सर्वप्रथम कैल्शियम के डिसऑर्डर से होती है। दूसरा कारण नजले से हो सकती है, एलर्जी राइनाइटिस से। तीसरा कारण आपको स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी हो सकता है। चौथा कारण वाटर हार्ड है, पानी आपका भारी है, उससे भी हो सकता है। पांचवा कारण आपका कोई केमिकल पूर्वक जो तेल लगा रहे हो वो भी हो सकता है। शैम्पू भी एक मुख्य कारण है आज के समय। और शैम्पू तो इतनी अच्छी, जैसे एड्स में दिखाते हैं, ये रीठा शैम्पू है, ये प्याज वाला शैम्पू है, ये वाला शैम्पू है। एड में तो मैडम शराब को भी अच्छा बताते, पी लिया करो। ये भी है।
ये सब जो ऐड से प्रभावित होते हैं वो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। ऐड में चॉकलेट दिखाते हैं, ऐड में आपको सिरप दिखाते हैं, ये कोला दिखाते हैं, एक टॉयलेट क्लीन। हमारे परम पूज्य स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी बताया करते थे, ये टॉयलेट क्लीनर का खंडन किया करते थे। ये हमारे देश का पैसा भी वहां जा रहा है और हमें रोगी भी कर रहा है। तो ये ऐड से प्रभावित मत हो। वही सबसे ज़्यादा लोग ऐड से ही प्रभावित हो रहे हैं। लेट्स से जैसे मेरा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जांपल फेवरेट सेलिब्रिटी ने आके टीवी पे कुछ बोल दिया तो मेरे लिए वो हो जाता है मेरा, उसके तो पैसे बन रहे हैं मैडम। यस, वो तो झूठे हैं। ये कोई फेमस सेलिब्रिटी वगैरह वगैरह ये सब झूठे हैं, ये ठग हैं, ये चोर हैं, ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पर लोग इनको अपना आइडल मानते हैं। मूर्ख है आइडल, ये कैसे आइडल हो सकते हैं? क्या बड़ा काम किया इन्होंने। ये ठुमके लगा देना आइडल पड़ा नहीं है, नंगे हो जाना आइडल पड़ा नहीं है। वस्त्रों का इन्होंने दुष्प्रचार किया, केमिकलों का प्रचार किया। मेरे भारत देश को जितना बर्बाद करने का ये आइडल लोग कर रहे हैं उतना किसी ने नहीं किया। ये सबसे बड़े जो दुश्मन है मेरे युवा के लिए, बच्चों के लिए, ये आइडल लोग ही है। ये बहुत सही बात बोली आपने। आई होप जो लोग ये सुन रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। मैं तो आशा करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें इस आइडल पने को छोड़ के अपने सामान्य जीवन, बुजुर्गों की जो पद्धतियां थी, मेरे जो हरियाणा का कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, गुजरात का कल्चर है, मेरे भारत देश का कल्चर है, उसको अपनाओ, पहनावे को अपनाओ, खान पान को अपनाओ। एक आप बोलते बहुत अच्छा है सर, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, इतने अच्छे वर्ड्स आपके, मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ऐसा लग रहा है कि सुनती रहूं मैं आपको। जैसे जिस संगत में मैडम आप रहते हैं वैसा ही आपका भाव बन जाता है। हम सत्संग में जाते हैं, हम कथा आदि का पाठ कर लेते हैं, हम सभी जो मित्र हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वार्ता करते हैं, तो ऐसे ही आपका वैभव बनता है, ऐसे ही आपकी वार्ता, ऐसे ही आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। मतलब आप शुरू से, मतलब जैसे आप वैद्यों की फैमिली से हैं, मतलब बचपन से ही ये सब देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं? जी हाँ, जो बचपन में हम देखते थे हमारे मित्रगण कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस समय हमारे मामा जी लगा देते थे भस्म पीसते। तो बचपन से मुझे आदत लग गई कि मुझे, अब पहले तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था, अच्छा नहीं लगता बचपन में ना। तो लेकिन फिर आदत एक शौक बन गया। फिर मजा आने लगा। फिर मेरे को समझ आई कि इतना बड़ा रोग भी एक छोटी सी भस्म की चुटकी से ठीक हो जाता है। वो रोता आता था, वो खुश होके जाता था। कई रोगी गले सड़े बिल्कुल ऐसे पस निकली, वो ठीक हो जाते थे। तो वही चीजें हमने सीखी, फिर पठन पाठन किया, और अभी अपनी प्रैक्टिस में भी हम जितना हो सकता है उतना रोगियों को स्वस्थ करने का कार्य करने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो आपको याद हो, जिसने कुछ ऐसी बात बोली हो आपको, जिसने दिल छू लिया हो? ऐसे बहुत सारे पेशेंट बोलते होंगे जब ठीक होके घर जाते हैं। कोई एक पेशेंट आपको याद है आपका? देखो, पेशेंट्स की बातों में या उनकी निंदा या अपयश में मैं आता नहीं हूँ। हर प्रकार का रोगी होता है, कई प्रयासों से हम ठीक कर पाते हैं, कईयों के प्रयासों से वो प्रकृति है, वो कहीं बढ़ा चढ़ा कर रोग को बताते हैं, कहीं अब सूक्ष्म रोग है उसको भी नहीं दिखा पाते हैं, और कईयों को दर्द है उसको सूक्ष्म बता देते हैं। तो रोगी अलग अलग प्रांत से हमारे पास आते हैं। कईयों की भाषा हमें याद रह जाती है। कई रोगी ऐसे आज के समय अद्भुत आए हैं कि वैद्य जी मेरा लीवर खराब है और लीवर ठीक कर दो। मैं खाता पीता क्या जी, पूरा दिन बता दिया, चाय पकोड़े, ये शाम को 4 पैक, लीवर की दवाई दे दो, छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे रोगियों में मुझे याद रहता है कि बड़ा हास्यात्मक भी लगता है और बड़ा क्रोध भी आता है। ये भी है। आयुर्वेद कहता है निदान परिमार्जन, जो कारण है उस कारण को जब तक समाप्त नहीं करोगे आपका रोग ठीक नहीं होगा। अब कारण जो आपका शराब है, कारण जो आपका गलत खान पान है, कारण जो आपका गलत संगत है, कारण जो आपका स्ट्रेस, तनाव, मूर्खता है, जब तक उसको त्यागोगे नहीं आपका जीवन नहीं होने वाला, ठीक नहीं होगा। इस प्रकार के रोगी बड़े याद रहते हैं, और याद खुशी में नहीं रखता हूं मैं। मेरे को जो अच्छा बोल के जाते वो याद रहते ही नहीं, जिनको मैं ठीक नहीं कर पाता, और वो ठीक उन्हीं की वजह से नहीं हो पाते हैं। परहेज नहीं करते, आदतें नहीं छोड़ते हैं। आदतें सुधारनी पड़ेंगी तभी आप ठीक हो सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच वैद्य जी, आज बहुत मज़ा आया। आई नो क्वेश्चन अभी भी मेरे बहुत सारे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन आई नो आपका बिजी शेड्यूल है, आपने इतना ही टाइम हमारे निकाला, बहुत बड़ी बात थी। पर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ मैंने खुद आज सीखा।
मैं खुद ट्राई करूँगी। सबसे पहले तो मैं आज चाय छोड़ने वाली हूँ, मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे मैं काम करूँगी। थैंक यू सो मच। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अगली बार आप ज़रूर प्लीज़ हमारे लिए टाइम निकालिएगा, सो दैट हम और बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पे हम बात कर पाएँ। जी, जी, बड़ा धन्यवाद, बड़ा जी। अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में, और जैसे उचित समय रहेगा हम ज़रूर आपके इस प्रोग्राम में पुनः किसी अन्य टॉपिक के माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, जी, थैंक नमस्कार। यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया वैद्य जी से बात करके। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह हमें हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से, हमारा खान-पान, हमारा दिनचर्या, इन सब का ध्यान रखने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आज आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहिए द हीलिंग माइक पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया धीमान, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।